नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम एक नई वीडियो, एक नया लेक्चर आप तक लेकर के उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वो है काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उस वीडियो में आपको कराया था काव्य भाषा के रूप में अवधी भाषा का उदय और विकास। तो ब्रज भाषा की जानकारी से पहले हमें अवधी भाषा की थोड़ा तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से एक प्रारूप जो है वो बनेगा। क्योंकि ब्रज भाषा आने से पहले अवधी का काफ़ी बोलबाला रहा। उसमें से कुछ एक पुस्तकें लिखी गईं, जिसमें सबसे पहली पुस्तक थी चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद ने 1379 में लिखी थी। दूसरी पुस्तक थी सत्यवती कथा, जो कि 1501 ईस्वी में और हिंदू कवि ईश्वर दास जी द्वारा रचित थी। तीसरी पुस्तक थी मृगावती, उसका रचनाकाल 1503। और इनकी आगे जो चौथी पुस्तक है वो पद्मावत, जिसका रचनाकाल है 1540, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा था। अगली और एक पुस्तक है मधुमालती, जिसका रचनाकाल 1545, उसके रचनाकार रचयिता हैं मज्झन। तो जितनी भी हमने पुस्तकों के नाम आप तक पहुंचाए, ये सभी पुस्तकें अवधी में लिखी गई हैं और इनकी जो शैली थी वो थी दोहा और चौपाई। साथ ही साथ चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप आदि पुस्तकें भी लिखी गई। तो कहीं ना कहीं अवधी का जो बोलबाला, जिसके दो बड़े जो कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि सूफी कवि थे, और दूसरे कवि थे तुलसीदास, जिन्होंने इस अवधी भाषा को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके गए। आज हम ब्रज भाषा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस टॉपिक को कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आप तक पहुंचाया जाए। तो मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में शुरू हुआ, क्योंकि मध्यकाल यानी भक्ति काल की बात कर रहे हैं। इस काल में आते आते ब्रज भाषा का काफ़ी चलन होने लगा था। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति कवियों ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो यहाँ ये प्रश्न भी बनता है कि सर्वप्रथम कौन से कवियों ने ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो यह उसका उत्तर होगा कृष्ण भक्ति कवियों ने। और मध्यकाल में ब्रज भाषा का काफ़ी बोलबाला रहा। अष्टछाप के कवियों सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुदास और कृष्णदास ने अपनी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखी थी। सूरदास जी की भी 3 रचनाएं हमें ब्रज में ही उपलब्ध होती हैं: सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। तो कहीं ना कहीं जितने भी अष्टछाप कवि थे, उन्होंने अपना जो लिखने का जो कौशल था वो ब्रज भाषा में ही दिखाया, जिसमें सूरदास जी प्रमुख थे। और सूरदास जी की सबसे प्रमुख जो रचना है वह भ्रमर गीत है। ये कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जितने भी आयोग हैं, तो उन्होंने भी इसी प्रश्न को कई बार पूछा है। नंददास ने भंवर गीत नामक काव्य ग्रंथ की रचना ब्रजभाषा में की। देखिए, भंवर गीत और भ्रमर गीत दोनों अलग अलग हैं। भ्रमर गीत जो लिखा है वो है सूरदास का, जबकि भंवर गीत जो है वो नंददास जी ने ब्रजभाषा में लिखा है।
अगला जो है, जो और उक्ति आएगी नंददास जी के बारे में। वो कहते हैं कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, कहते हैं और कवि जो हैं वो गढ़ते हैं जबकि नंददास अपनी लेखनी से उसे जड़ते हैं। तो यानी जो काव्य करने में नंददास के समकक्ष कोई अन्य दूसरा नहीं था। आगे राधा वल्लभ, हाँ जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश ने हित 84, स्वामी हित हरिवंश और ने हित 84 की रचना भी ब्रजभाषा में की। तो यहाँ से राधा वल्लभ जो संप्रदाय था उसके प्रस्तोता थे यानी उसके प्रवक्ता थे, उन प्रवर्तक का नाम था गोस्वामी हित हरिवंश। उन्होंने हित 84 नामक जो रचना थी वो ब्रजभाषा में की। इसके साथ साथ बिहारी सतसई, घनानंद कवित, रामचंद्रिका, क्योंकि केशव की रामचंद्रिका जैसे जो ग्रंथ थे वो रीति काल में ही लिखे गए थे। अच्छा, रीति काल जो है वो भक्ति काल के बाद में चला। इसका जो समय था वो था 1700 से 1900 ईस्वी तक। घनानंद की ब्रज भाषा में लाक्षणिकता है, क्योंकि जो घनानंद हैं जो कि प्रेम की पीर से नाम से जाने जाते हैं, उनकी जो ब्रज भाषा है उसमें लाक्षणिकता है। बिहारी सतसई की भाषा में गागर में सागर भरने की कला है। अब यहाँ से भी प्रश्न जो है वो थोड़ा घुमा करके पूछ सकता है कि बिहारी सतसई जिसमें 744 दोहे माने गए हैं और उसकी जो भाषा शैली है वो गागर में सागर भरने की कला है उसके अंदर, यानी कम शब्दों में अधिक कहने की कला सिर्फ महाकवि बिहारी को ही थी। आगे जो कहते हैं ब्रज भाषा का जो प्रयोग है वो काव्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण तक शुरू हुआ था, यानी जो आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है वो 1850 से लेकर के 1900 तक रहा। तो उस चरण तक भी ब्रज भाषा जो है वो प्रयोग में लाई जाती रही। बाबू हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रमुख ब्रज भाषा कवि हैं, क्योंकि गद्य खंड भी काफ़ी उन्होंने लिखा तो उन्होंने ब्रज भाषा की मुकरियाँ तक भी लिखी। तो भारतेंदु जो बाबू हरिश्चंद्र हैं वो आधुनिक काल के ब्रज भाषा के कवि माने गए हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जगन्नाथ रत्नाकर का उद्धव शतक भी आधुनिक ब्रज का उत्तम ग्रंथ है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं उनकी कौन सी कृति ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो उस कृति का नाम है उद्धव शतक। लगभग 700 वर्षों तक ब्रज भाषा काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही, यानी आदि जो हमारे आदिकाल था, आदिकाल के बाद भक्ति काल और रीति काल तक और कहीं ना कहीं आधुनिक काल के प्रथम चरण तक लगभग 700 वर्ष तक ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित थी, यानी लगभग जो कवि थे वो इन विगत 700 साल में जो है वो ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं किया करते थे। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से की है। तो कह रहे हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश, अब सूरसेन यानी जो मथुरा जनपद और उसके आसपास के जो क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा थी वो उसी से उसकी उत्पत्ति बन गई, यानी ब्रज भाषा सूरसेन प्रदेश के आसपास करके जो बोली जाने वाली भाषाओं से निकली है, ऐसा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लगभग 800 ईस्वी से 800 ईस्वी से शुरू होकर के 1200 और 1300 ईस्वी तक शौरसेनी अपभ्रंश भाषा जो नागर अपभ्रंश में भी कहलाने लगी थी उसका चलन रहा। लगभग 800 से स्टार्ट हुआ था और 1200 और 1300 ईस्वी तक जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश भाषा जो है वो नागर अपभ्रंश भी कहलाने लगी थी। नागर मतलब नगरीय। ब्रज भाषा के जो प्रधान स्वरूप 3 हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। अब यहाँ से भी कई प्रश्न जो है आपको जो है वो पूछ सकता है। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो यहाँ से बनेगा कि पूर्वी ब्रज भाषा कौन कौन से हैं।
उसका जो क्षेत्र है वो है मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। ये जो जोन है, ये जोन है पूर्वी ब्रजभाषा का। जबकि पश्चिमी ब्रजभाषा का जो जोन है वो आएगा मथुरा, आगरा और बुलंदशहर। मथुरा, आगरा और बुलंदशहर ये पश्चिमी हिंदी है। जबकि दक्षिणी जो ब्रजभाषा है, उस दक्षिणी ब्रजभाषा का जो चलन रहा वो था भरतपुर, करौली, धौलपुर, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर। पूर्वी जयपुर इसलिए क्योंकि जयपुर की जो दूसरी भाषा है वो हाड़ौती है, लेकिन उसके कुछ एक क्षेत्र में जो है वो ब्रजभाषा बोली और समझी जाती है। तो ब्रजभाषा की प्रधान स्वरूप तीन है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। पश्चिमी मथुरा, आगरा और बुलंदशहर। जबकि दक्षिणी ब्रजभाषा भरतपुर, करौली, धौलपुर और पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर तक भी मानी गई है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा ब्रज भाषा की तीन जो है वो उपबोलियां या स्थानीय रूप कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूप है, देखिए ब्रजभाषा के निम्न, पहला है गांववारी। गांववारी यानी आगरा जिले के पूर्वी भाग तक, यहाँ ब्रज का काफ़ी चलन क्योंकि ब्रज क्षेत्र है ये। दूसरा है ढोलपुरी, राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में जो है वो बोली और समझी जाती है। नेक्स्ट है भरतपुरी, तो जो भरतपुर हमारा जिला है वहाँ पर जो बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो भरतपुरी है ब्रज के अंदर ही आती है। अगली जो है वो जादववाटी, ये जादवा के प्राधान्य के कारण, यानी जो जादवपुरी का थी, जादव यानी जो वहाँ के राजपूत हैं उनको जादववादी कहा गया है, तो उनकी प्रधानता के कारण उसको जादवपुरी कहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो है भरतपुर, करौली और ग्वालियर। अगले प्रारूप है वो है सिकरवाटी। जो सिकरवाड़ राजपूतों की प्रधानता के सिकरवाड़ी कहलाती है, क्योंकि सिकरवाड़ के अंदर जो हैं वो राजपूत जो वो हैं उनकी प्रधानता कारण से सिकरवाड़ी ब्रज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी कठेरिया। कठेरिया जो ब्रज भाषा का एक ही प्रारूप है, ये बदायूं जो कि यूपी का एक क्षेत्र है, यूपी का एक जिला है, वहाँ पर बोली जाती है। डांगी, अगर डांग बंजर भूमि को कहते हैं, जो कि बंजर भूमि यानी जो भरतपुर, करौली और जो है जयपुर के आसपास का, इसको डांगी ब्रज भी माना गया है। तो जो ब्रज भाषा के कई अंदर के जो घटक हैं या उनको अन्य नाम से जानते हैं, पहली गांववारी, दूसरी ढोलपुरी, तीसरी भरतपुरी, चौथी जादववाटी, पांचवी सिकरवाड़ी, छठी कठेरिया और उसका आगे है डांगी। डांगी जो है वो डांग बंजर भूमि को कहते हैं, क्योंकि बंजर भूमि जहाँ पर रेतीला भाग है, तो भरतपुर, करौली और जयपुर को डांगी कहलाते हैं। आगे है जो पॉइंट है वो है माथुरी। माथुरी जो है वो मथुरा की बोली को माथुरी कहा जाता है, यानी जो मथुरा जो जिला है वहाँ पर जोड़ने वाली जो ब्रज है वो माथुरी ब्रज है। और आगे है ब्रजबोली। ये ब्रजबोली ब्रज भाषा का ही चलन है, लेकिन इसे पश्चिमी बंगाल में जो है वो बोला और समझा जाता है, तो उसको ब्रजबोली नाम से जो बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं ब्रज भाषा। अगला जो पॉइंट है वो है राहुल साकृत्यायन ने ब्रज भाषा का काव्य का आरंभ जो है वो सिद्ध साहित्य से माना जाता है। तो अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो हमारे जो 9 नाथ और 84 सिद्ध, 9 नाथ माने गए हैं और 84 जो हैं वो सिद्ध माने गए हैं। तो सिद्धों की जो संख्या है वो है 84, जो सिद्धों की संख्या है वो है 84, तो उनसे ही इसको माना है। 8वीं शताब्दी में सिद्ध सरहप्पा, जो सिद्ध एक कवि थे, नाम था सरहप्पा, उनकी भाषा में ब्रज भाषा के शब्द मिल जाते हैं। तो जो सरहप्पा का काव्य साहित्य है उसके अंदर ब्रज भाषा के कुछ जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं।
उसका समय है 8वीं शताब्दी में, सिद्ध सरहप्पा। अगला जो पॉइंट है वो है 11वीं और 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त ब्रज भाषा से इसके द्वितीय चरण का संकेत मिलता है। तो 11वीं और 12वीं जब शताब्दी आई तो उसमें जो प्रयोग किए जाने वाली जो ब्रज भाषा थी उसको द्वितीय चरण यानी उसको सेकंड जो चरण माना गया है उसका, क्योंकि उसमें अनुनासिकता अनुनासिकता होता है, जो चंद्र बिंदु इत्यादि का जो प्रयोग है वो किया जाने लगा। अनुनासिक जो होता है वो चंद्र बिंदु को कहते हैं, जो नाक और मुख दोनों से जो है वो बोले जाते हैं। अगला पॉइंट जो है वो 14वीं शताब्दी तक आते आते इसमें और परिवर्तन हुए, यह सरलता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ी, यानी जो भाषा कुछ विशिष्ट कवियों की जो प्रिय रही अब वो बड़ी सरलता की ओर दिखाई पड़ने लगी। तो उसकी जो शताब्दी थी वो थी 14वीं। प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि कौन सी शताब्दी तक आते आते जो ब्रज भाषा उसके में काफ़ी सरलता देखी गई, तो वो आपकी मिलेगी 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें द्वित वर्णों का प्रयोग कम हो गया था और औ का प्रयोग होने लगा। द्वित वर्ण जैसे ये पद्धति में जो आपने ये देखा होगा तो ये द्वित जो है वो लगने लगा, लेकिन अब औ आने लगा, औ। तो ये औ जो है ये उस ब्रज भाषा में आप भविष्य के जो चरण थे, जो आधुनिक काल के जो चरण थे उसमें शुरू हो गया था। और 15वीं शताब्दी से पहले अपभ्रंश ही व्यापक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। तो अपभ्रंश यानी एक विकसित भाषा को कहे गए, तो वही काव्य भाषा के रूप में की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विशुद्ध प्रयोग 16वीं शताब्दी या सदी के अंदर जो है वो प्रारंभ से मिलता है। तो लगभग जब 16th सेंचुरी आई तो जो अपभ्रंश भाषा थी, जो अब तक काव्य भाषा के पद पर रही, उस भाषा में बदलाव करके अब उसका चलन, उसकी जगह ब्रज भाषा का जो चलन था वो 16वीं शताब्दी में होने लगा था। 16वीं शताब्दी में नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित और नाभा दास ने भक्तमाल में जो सुदामा चरित लिखी थी वो नरोत्तम दास जी ने, और नाभा दास जी ने लिखी थी भक्तमाल में सुंदर साहित्यिक ब्रज भाषा का जो है वो प्रयोग किया है। तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश को और अवधि को छोड़ करके जो कवि थे, चाहे वो नरोत्तम दास जी हो चाहे वो नाभा दास जी हो, तो नरोत्तम दास जी ने अपनी जो विशिष्ट जो पुस्तक थी सुदामा चरित उसको भी ब्रज में लिखा, साथ ही साथ नाभा दास जी ने भी अपनी पुस्तक भक्तमाल को ब्रज भाषा में ही लिखा था। तो भक्ति के प्रारंभ में ही ब्रज भाषा में कुछ अरबी फारसी के चलते कुछ शब्द जो है वो देखे गए थे, आ गए थे। अरबी फारसी मतलब जो दूसरी भाषाओं को भी जो ब्रज भाषा ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उस समय समाज में कुछ उर्दू फारसी का भी चलन बढ़ गया था, तो उस उर्दू फारसी के जो शब्द थे वो भी ब्रज भाषा में ले लिए गए थे। और जो इसका अंतिम पॉइंट है वो है आधुनिक काल में भारतेंदु युग में ब्रज भाषा ही काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। तो यह कहने का मतलब है जब बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो प्रथम चरण आया आधुनिक गद्य का, और उसमें भी आधुनिक गद्य के साथ साथ आधुनिक जो पद्य थी उस समय तक भी ब्रज भाषा जो थी वो चरम सीमा पर थी, यानी एक प्रतिष्ठित स्वरूप में विराजमान थी। तो कहीं ना कहीं 12वीं शताब्दी के बाद से लेकर के लगभग 19वीं शताब्दी तक लगभग 700 साल तक ब्रज भाषा जो है अपने चरम पर रही। साथ साथ में उससे पहले जो अवधी भाषा थी, क्योंकि जो तुलसीदास जी थे और मलिक मोहम्मद जो जायसी थे उन्होंने अरबी को भी वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसका विषय था काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको पसंद आएगा और आपके काफ़ी जो डाउट हैं ब्रज भाषा से संबंधित वो दूर हो गए होंगे।
मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, जिसका एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।